कहानी रूस की एक जेल में शुरू होती है जहां हम फ्रैंक एबिगनेल जूनियर नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। फ्रैंक एक बहुत ही चतुर धोखेबाज है जिसने कई गंभीर अपराध किए हैं। इस समय कार्ल नाम का एक एफबीआई एजेंट उसे अमेरिका वापस ले जाने के लिए आता है। कार्ल फ्रैंक से बात कर रहा था कि अचानक फ्रैंक की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो कार्ल को लगा कि यह फ्रैंक की कोई चाल है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कोई इतनी अच्छी तरह से बीमारी का नाटक नहीं कर सकता। वह जल्दी से उसे अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन फ्रैंक ने मौका देखकर वहां से भी भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद उसकी कहानी शुरू से दिखाई जाती है। फ्रैंक का जन्म खुशहाल परिवार में हुआ। उसके माता पिता एक दूसरे से गहरा प्रेम करते थे। एक दिन फ्रैंक के पिता उसे एक सूट खरीदने के लिए एक दुकान पर ले गए, लेकिन वहां काम करने वाली महिला ने कहा कि दुकान इस समय बंद है। पिता ने सोने का हार दिखाया। वह बोली, सूट लो। फ्रैंक के पिता इस तरह की चालें चलने में माहिर थे। फिर उन्होंने फ्रैंक से कहा कि ड्राइवर बनकर कार चलाए। जल्दी वे बैंक पहुंचे जहां बैंक मैनेजर उनसे मिलने आया। दरअसल फ्रैंक के पिता को अपने व्यवसाय में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और इसीलिए उन्हें बैंक से कर्ज की जरूरत थी। एक अन्य अकाउंटेंट की गलती के कारण उन्हें अपने टैक्स चुकाने में देर हो गई, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। लेकिन सब कुछ समझाने के बाद भी कोई भी बैंक उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। सरकार ने उनकी कार, संपत्ति, पैसा सब कुछ जब्त कर लिया। इस आर्थिक संकट में भी फ्रैंक के पिता ने उसके लिए एक बैंक खाता खोला। क्यों? कर्ज है, मेरी चिंता छोड़ो, जिंदगी आगे, अच्छा जियो। उनके जीवन में पैसों की कमी थी, इसलिए फ्रैंक को अपना स्कूल भी बदलना पड़ा। लेकिन अपने नए स्कूल के पहले ही दिन एक लड़के ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उसने फ्रैंक का मजाक उड़ाया और कहा, तुम एक टीचर की तरह दिखते हो, अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े पहनो। फ्रैंक को इस पर बहुत गुस्सा आया और उसने सचमुच एक टीचर बनकर पढ़ाने का फैसला किया। क्लास में गया और वहां के असली टीचर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरी क्लास है, अब मैं पढ़ाऊंगा, बाद में आना। बेचारा टीचर घबरा गया और चला गया। इसके बाद फ्रैंक ने उस गुंडे को सबके सामने बेइज्जत किया। पूरे हफ्ते किसी को पता नहीं चला कि एक छात्र इस तरह क्लास पढ़ा रहा था। उसने पूरी क्लास को ट्रिप पर ले जाने की भी योजना बनाई, लेकिन जल्द ही स्कूल को पता चल गया और फ्रैंक के माता पिता को बुलाया गया। प्रिंसिपल के सामने उसके पिता गंभीर रहे और बाद में फ्रैंक संग इस पर खूब हंसे। एक दिन फ्रैंक घर लौटा तो उसने मां के कमरे में एक और आदमी देखा। वो आदमी उसके पिता के साथ काम करता था। उसकी मां ने यह दिखाने की बहुत कोशिश की कि कुछ भी नहीं हो रहा है और फ्रैंक को कुछ पैसे भी दिए, यह कहते हुए कि ये लो और अपने लिए कुछ खरीद लो। लेकिन फ्रैंक सब कुछ समझ गया था। कुछ दिनों बाद फ्रैंक के माता पिता ने अलग होने का फैसला किया। वकील ने फ्रैंक से पूछा कि क्या वो अपनी मां के साथ रहना चाहता है या अपने पिता के साथ। फ्रैंक का दिल टूट गया था। वो अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को बिखरते हुए देख रहा था और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह घर से भाग गया और दूसरे शहर चला गया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, केवल एक बैंक खाता और एक चेकबुक थी। उसने चेक लिखना और उन्हें होटलों को देना शुरू कर दिया। चेक बाउंस, निकाला, सूझा, चेक बदलना। यह पुराने समय की कहानी है, इसलिए उस समय तकनीक बहुत उन्नत नहीं थी। इसका फायदा उठाते हुए फ्रैंक ने धीरे धीरे नकली चेक बनाने शुरू कर दिए। उसने उन पर अलग अलग लोगों के नाम लिखकर उन्हें कैश करना शुरू कर दिया। अगर बैंक मैनेजर नकद से इनकार करता, वो बेझिझक पिता की पुरानी चालें अपनाता, जैसे हार वाली चाल, और तब उसका काम तुरंत आसानी से हो जाता। लेकिन धीरे धीरे उसकी चालें पकड़ी जाने लगी। जल्द ही उसके चेक किसी भी बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किए जा रहे थे। फिर एक दिन फ्रैंक ने एक होटल के बाहर एक पायलट को देखा। हर कोई उस पायलट को बहुत सम्मान दे रहा था। यह देखकर फ्रैंक को एक विचार आया, पायलट क्यों न बना जाए, असली नहीं बल्कि नकली। इस तरह हर कोई उसका सम्मान करेगा और उसके चेक आसानी से कैश हो जाएंगे। फिर वह एक रिपोर्टर के भेष में हवाई अड्डे पर गया और वहां के अधिकारियों से कहा, मैं पायलटों पर एक लेख लिख रहा हूँ, इसके लिए मुझे कुछ अहम विवरण अभी चाहिए। उसने पायलटों की वर्दी कहाँ से मिलती है तब अच्छी तरह जान लिया। नई वर्दी जुगाड़ से मिली। वह चेक देने ही था। कर्मचारी, पायलट आईडी, भुगतान नहीं, एयरलाइन से लेंगे। बैंक ने पहले ही एक नकली आईडी बना ली थी और उससे उसे वर्दी मुफ्त में मिल गई। इसके बाद बैंक अपना चेक कैश कराने के लिए बैंक गया। वही बैंक जिसने पहले उसे नजरअंदाज कर दिया था, अब मैनेजर खुद आगे आया और व्यक्तिगत रूप से चेक कैश किया। बाद में बैंक को एक होटल से पता चला कि वो बड़े चेक भी कैश करा सकता है, सिर्फ छोटे ही नहीं, बशर्ते वे सैलरी चेक की तरह दिखे। इसलिए फ्रैंक ने अपने खुद के नकली सैलरी चेक बनाने शुरू कर दिए। वह एक खिलौने वाले विमान से एयरलाइन कंपनी का लोगो हटाता और उसे चेक पर चिपका देता। फिर जब वह बैंक गया तो मैनेजर ने उससे कहा, सर
आप इसे सीधे हवाई अड्डे पर कैश करा सकते हैं। फ्रैंक को एहसास हुआ कि अब वह हवाई अड्डे पर कभी भी अपने चेक कैश करा सका है और उसे यह बहुत पसंद आया। वहां की रिसेप्शनिस्ट ने उससे यह भी पूछा कि क्या वह उस दिन उनके साथ उड़ान भर रहा है। जब फ्रैंक ने हाँ कहा तो वो उसे तुरंत विमान के अंदर ले गई। उड़ान में बैठना पायलटों के लिए मुफ्त था। फ्रैंक असली पायलट नहीं था, इसलिए अंदर से डरा रहा, फिर भी सबके सामने बेहद आत्मविश्वासी बनकर व्यवहार करता रहा। फिर वह एक खूबसूरत एयर होस्टेस के पास गया और उससे पूछा, क्या यह तुम्हारा हार है? उसने अपने पिता की इस चाल से लड़की को प्रभावित किया। फ्रैंक अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा दिखता था और किसी को भी शक नहीं हुआ कि वह असली पायलट नहीं है। फ्रैंक अब जीवन का पूरा आनंद ले रहा था। उसने एक बैंक मैनेजर के साथ फ्लर्ट करना भी शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरी व्यवस्था को समझने लगा कि चेक कहाँ से आते हैं, वे कहाँ जाते हैं, खाता नंबर कैसे दिए जाते हैं। उसने सब कुछ सीख लिया। उसे भी पता चला कि बैंक चेक एनकोड करने को खास टाइपराइटर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसने वही किस्म का सेकंड हैंड टाइपराइटर खरीद लिया। फ्रैंक अब नौसिखिया नहीं रहा, उसका काम बहुत पेशेवर हो गया था। धीरे धीरे उसने नकली चेकों का उपयोग करके अधिक से अधिक पैसे निकालना शुरू कर दिया और उसकी धोखाधड़ी बड़ी होती गई। उसकी गतिविधियों की खबर एफबीआई तक पहुंच गई और यह मामला कार्ल नाम के एक एजेंट को सौंपा गया। कार्ल अपने काम को बहुत गंभीरता से लेता था। एक दिन फ्रैंक अपने पिता से मिला, जिसे वह अक्सर पत्र लिखता था और बताता था कि वह इन दिनों क्या कर रहा है। फ्रैंक के पिता को यकीन था बेटा वाकई पायलट बन गया है और वे बहुत गर्वित थे। फ्रैंक ने उसे बताया, क्योंकि सरकार ने तुमसे सब कुछ छीन लिया, इसलिए मैंने अपनी कमाई से तुम्हारे लिए एक कार खरीदी है, वही जो जेम्स बॉन्ड फिल्मों में चलाता है। लेकिन उसके पिता ने कहा, टैक्स घोटाले के बाद सरकार अभी भी मेरे पीछे है, अगर मैं ये कार लेता हूं तो वे इसे भी ले जाएंगे। उसके पिता की दुकान भी बंद थी और वह मुश्किल हालात में था। तब फ्रैंक ने पैसे देने की पेशकश भी की और उसने कहा कि मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। अब तक फ्रैंक देश की पूरी व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था। वह अलग अलग राज्यों में जाता और अलग अलग जगहों से चेक पास करता। एफबीआई उसकी सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही थी और जल्दी उन्होंने उसे उस होटल तक पैक कर लिया जहां उसने अपना आखिरी चेक पास किया था। जब उन्होंने होटल में पूछा तो उन्हें पता चला कि फ्रैंक अभी भी वहीं रह रहा था। वो इतने लंबे समय से वहां था कि अब वो होटल में सभी से परिचित हो गया था। कार्ल बंदूक लेकर फ्रैंक के कमरे पहुंचा। उसने जासूस का नाटक किया। उसने कहा, शांत हो जाओ, मैं सीक्रेट सर्विस से हूं। क्या तुम्हें लगा कि तुम अकेले ही इस आदमी को ढूंढ रहे हो? पूरी सरकार उसके पीछे है। आईडी बटुआ रखो। कार्ल एक हाथ से बटुआ न खोल पाया। फ्रैंक वो पकड़ा, हम पहले आए। बाहर कोई एक अंधे आदमी को कार में बिठाने में मदद कर रहा था और दूर से कार्ल ने सोचा कि अपराधी सचमुच पकड़ा गया है। इस वजह से कार्ल फ्रैंक पर भरोसा करने लगा। फ्रैंक ने नकली चेक बनाने में इस्तेमाल होने वाली अपनी सारी चीजें उठाई और कार्ल से कहा, पुलिस जल्द ही आ जाएगी, तब तक मैं यह सबूत नीचे ले जाता हूं। कार्ल ने भरोसा कर कहा, बटुआ वापस ले लो। फ्रैंक बोला, नहीं रखो। फिर वह जरूरी सामान लेकर भागा। कुछ समय बाद जब कार्ल ने आखिरकार बटुआ खोला तो उसने उसे खाली पाया। वह चालाक धोखेबाज उसकी आंखों के सामने से भाग गया था। कार्ल को बहुत अपमानित महसूस हुआ। उसके बॉस ने भी उसे बुरी तरह डांटा। कार्ल इतना गुस्से में था कि वह अपने बॉस पर वापस चिल्ला भी पड़ा। धीरे धीरे एयरलाइन को फ्रैंक के पायलट होने का नाटक करने के तरीके के बारे में पता चलने लगा। अब वही घोटाला फिर से करते रहना थोड़ा मुश्किल हो गया है। जब प्रेस को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने फ्रैंक को जेम्स बॉन्ड का उपनाम दिया। फ्रैंक इससे बहुत खुश था। उसने जेम्स बॉन्ड की तरह सूट पहनना शुरू कर दिया और यहां तक कि उसकी तरह एक कार भी खरीदी। क्रिसमस आया। कार्ल अकेला। फ्रैंक का कॉल, फ्रैंक अब तक के लिए माफी। कार्ल को पता दिया, कार्ल फिर फंसाओगे, इस बार नहीं। कार्ल ने उसे यह भी बताया, तुम्हारे पास पैसा हो सकता है लेकिन तुम बहुत अकेले हो। यह सुनकर फ्रैंक को बहुत दुख हुआ और उसने फोन काट दिया। लेकिन इस बार वह वास्तव में सच कह रहा था। उसने कार्ल को असली पता दिया। पिछली बार फ्रैंक ने खुद को कॉमिक बैरी एलन कहा। यह महसूस करने के बाद कार्ल ने अपने कार्यालय में फोन किया और कहा, यह सिर्फ एक बच्चा है जो थोड़ा बड़ा दिखता है। वह बहुत छोटा है, इसीलिए हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कार्ल ने फिर उन्हें घर से भागे हुए बच्चों की एक सूची बनाने के लिए कहा। किसी ने तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई ही होगी, उसने कहा। बहुत जांच पड़ताल के बाद कार्ल आखिरकार फ्रैंक के घर पहुंचा जहां वह फ्रैंक की मां से मिला। जब फ्रैंक की मां को तस्वीर दिखाई गई तो उसने पुष्टि की, हाँ, यह मेरा बेटा है। कार्ल थक, सुनो तो पुलिस, मां, बच्चा। शायद उसने खाने पीने के पैसे लिए।
पर्स उठाकर बोली, मैं दूंगी। कितना? कार्ल, $14 लाख। यह सुनकर फ्रैंक की मां चौंक गई। इस बीच फ्रैंक दूसरे शहर में बहुत आलीशान जिंदगी जी रहा था। उसे एक अस्पताल में कुछ काम था, इसलिए वह वहां गया। अंदर उसने ब्रेंडा नाम की एक नर्स को रोते हुए देखा। एक डॉक्टर ने उसे गलती करने के लिए डांटा था। फ्रैंक ने उसे सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, तुम बहुत अच्छी हो। शायद वह डॉक्टर ही पागल है। उसी पल फ्रैंक के दिमाग में एक विचार आया। उसने ब्रेंडा से पूछा कि क्या अस्पताल में कोई नौकरी खाली है। दरअसल अब पायलट बनना जोखिम भरा हो गया था, इसलिए फ्रैंक ने इसके बजाय डॉक्टर बनने के बारे में सोचा। उसने हार्वर्ड की नकली डिग्री बनाई और साक्षात्कार देने गया। वहां डॉक्टर ने कहा, सर, आप हमारे छोटे अस्पताल में काम करना चाहेंगे? फ्रैंक ने डॉक्टरों की फिल्में देखकर उनका व्यवहार सीखा और तैयारी की। इसलिए उसने कहा, मैं बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे कस्बों के लोगों की मदद करना चाहता हूं। यह सुनकर उसे तुरंत नौकरी मिल गई। लेकिन फ्रैंक ने असल में कोई काम नहीं किया। वो बस डॉक्टरों को बेकार की सलाह देता रहा। फुर्सत में वो और ब्रेंडा पास आए। अचानक आपात बुलावा, एक लड़का गंभीर घायल। खून देखकर फ्रैंक अंदर से हिल गया था, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने दूसरे डॉक्टर से पूछा, आप इस स्थिति में क्या करते? फ्रैंक, सही कर लोगे, फिर देखूंगा। गया। लेकिन असल में तब बहुत बीमार महसूस कर रहा था। दूसरी ओर कार्ल फ्रैंक के पिता से मिलने गया और उन्हें फ्रैंक की सभी गतिविधियों के बारे में बताया। फ्रैंक के पिता ने कहा, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, और अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता। कार्ल समझ गया कि पिता और पुत्र बहुत करीब थे और एक दूसरे को पत्र भेजते होंगे। वहां पड़े पत्रों को देखकर कार्ल ने हिसाब लगाया कि फ्रैंक कहाँ रह रहा होगा। जल्दी वह पुलिस के साथ वहां जाने की योजना बना रहा था। इस बीच फ्रैंक और ब्रेंडा को प्यार हो गया था। एक दिन ब्रेंडा अचानक रोने लगी। उसने फ्रैंक को बताया, मैंने एक बार गर्भपात करवाया था, फिर पिता ने निकाला। शादी की बात करूं, वे माने। यह सुनकर ब्रेंडा बहुत खुश हुई। फिर फ्रैंक ब्रेंडा के पिता से मिलने गया। ब्रेंडा के पिता एक वकील थे, तो फ्रैंक ने कहा, मैं डॉक्टर बनने से पहले एक वकील भी था। उसने फिल्में देखकर कानून की पढ़ाई भी की थी और अपनी बातों से उसने वहां मौजूद सभी को प्रभावित किया। ब्रेंडा के पिता ने उससे पूछा, मुझे सच बताओ, तुम जैसे आदमी ने मेरी बेटी में क्या देखा? इस पर फ्रैंक ने जवाब दिया, मैं बस एक साधारण आदमी हूं जो आपकी बेटी से प्यार करता है। यह सुनकर ब्रेंडा के पिता बहुत प्रभावित हुए। फिर फ्रैंक ने उनसे पूछा, अगर मैं यहाँ वकालत करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? ब्रेंडा के पिता बोले, तुमने लॉ स्कूल पहले पूरा कर लिया है, इसलिए एक परीक्षा पास करनी है, फिर तुम यहाँ वकालत कर सकोगी। फ्रैंक ने वास्तव में कड़ी मेहनत की, परीक्षा दी और एक वकील बन गया। कहानी फिर वर्तमान में वापस आ गई, जहां कार्ल ने अंततः फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया। कार्ल ने पूछा, तुमने वह परीक्षा कैसे पास की? फ्रैंक ने जवाब दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझे सिर्फ जेल ले जा रहे हो, अदालत नहीं। कहानी फिर से पीछे चली गई, जहां हमने देखा कि फ्रैंक ब्रेंडा के परिवार के साथ अच्छी तरह से घुल मिल रहा है। वो उससे शादी करने वाला था। उसने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त की और उनसे कहा, सरकार ने हमसे जो कुछ भी छीना है हम उसे वापस पा लेंगे, फिर तुम माँ को भी मना सकते हो और हम सब एक साथ अपने पुराने जीवन में लौट आएंगे। लेकिन उसके पिता ने उसे बताया कि उसकी माँ ने पहले ही किसी और से शादी कर ली है। यह सुनकर फ्रैंक का दिल टूट गया। उसके पिता ने यह भी कहा, मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में पता चल गया है। यह सुनकर फ्रैंक को बहुत बड़ा झटका लगा और वह वहां से चला गया। उस रात फ्रैंक ने कार्ल को फोन किया और कहा, मैं शादी कर रहा हूँ, मैं हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना चाहता हूँ। फ्रैंक को अब उम्मीद थी कि उसके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए जाएंगे, लेकिन कार्ल ने उससे कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरे पास ये नौकरी है मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। तुमने जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम बच नहीं सकते। इसके बाद कार्ल को एक विचार आया। वह जानता था कि फ्रैंक शादी के बाद अपना नाम नहीं बदल सकता, क्योंकि फ्रैंक अब एक वकील था और एक बार डॉक्टर होने का नाटक कर चुका था। कार्ल ने हिसाब लगाया कि शादी का निमंत्रण कहीं छपा होगा, इसलिए उसने प्रिंटिंग प्रेसों पर नजर रखनी शुरू कर दी। एजेंट शादी बोझे। फ्रैंक ने उसे सच कहा। वो हमेशा लोगों को मूर्ख बनाता रहा, पर उसने यकीन दिलाया सचमुच उससे प्यार करता है। उसने कहा, मैं अब यहाँ से भाग रहा हूँ, कल मुझे हवाई अड्डे पर मिलना और किसी को मत बताना कि तुम कहाँ जा रही हो। अगले दिन फ्रैंक हवाई अड्डे पर ब्रेंडा का इंतजार कर रहा था। वह आई, लेकिन वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एजेंट थे। फ्रैंक के लिए बचना बहुत मुश्किल हो गया। फिर उसे एक चतुर विचार आया। एक कॉलेज में गया और कहा कि उनकी एयरलाइन कई एयर होस्टेस की भर्ती कर रही है। कई साक्षात्कार करने के बाद उसने कुछ सुंदर लड़कियों को चुना, उनसे घिरा हुआ और पायलट की वर्दी पहने उसने हवाई अड्डे में प्रवेश किया। तभी पुलिसकर्मी लड़कियों की सुंदरता से इतने विचलित हो गए कि फ्रैंक आसानी से निकल गया। उसी समय
फ्रैंक जैसा दिखने वाला एक लड़का कार के साथ हवाई अड्डे के बाहर खड़ा था। सभी एफबीआई एजेंट उसे पकड़ने के लिए भागे, लेकिन पकड़े जाने पर लड़के ने कहा कि किसी ने उसे वहां खड़े होने के लिए पैसे दिए थे। इस तरह फ्रैंक चालाकी से देश से भाग गया। उसके बाद उसने कई देशों में बड़ी बड़ी धोखाधड़ी की। आखिरी जगह जहां उसे देखा गया था, वह चेक बनाने में व्यस्त था। कार्ल ने वरिष्ठों से कहा, मुझे फ्रैंक के पीछे जाने दे, मैं उसे पकड़कर वापस लाऊंगा। मगर वरिष्ठों ने मना कर दिया। हम उसे अपने देश में नहीं पकड़ सके, तुम उसे दूसरे देश में कैसे पकड़ सकते हो? कार्ल ने और जानकारी के लिए छानबीन जारी रखी और जल्द ही उसे पता चला कि फ्रैंक अपने चेक छपा रहा था। उसे शक था कि फ्रैंक रूस में है, लेकिन रूस बहुत बड़ा था, वो आखिर कहाँ हो सकता है? तब कार्ल को याद आया कि फ्रैंक की मां रूस के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। खोजकर प्रेस भी मिली। फिर क्रिसमस ईव कार्ल पहुंचा, फ्रैंक मिला। बाहर चलो, मत भागो, पुलिस गोली मारेगी। सरेंडर करो, बचाओ, बच्चों की कसम, सच मानो। इसके बाद फ्रैंक ने कार्ल को हथकड़ी पहनाने दी, लेकिन जब वे बाहर निकले तो वहां कोई नहीं था। हालांकि अगले ही पल कई पुलिस गाड़ियां आ गई। कहानी फिर से वर्तमान में वापस आ गई। कार्ल और फ्रैंक एक प्लेन में थे जो अमेरिका में उतरने वाला था। फ्रैंक ने कहा, मुझे अपने पिता से बात करनी है। भारी मन से कार्ल ने उसे बताया कि बाथरूम में फिसलने के बाद उसके पिता की मौत हो गई थी। फ्रैंक पूरी तरह टूट गया और टॉयलेट में गया और जोर जोर से रोने लगा। लैंडिंग से पहले बहुत कम समय बचा था। जब फ्रैंक बाथरूम से बाहर नहीं आया तो कार्ल ने दरवाजा तोड़ दिया और देखा कि फ्रैंक ने सिंक के स्क्रू हटा दिए थे और प्लेन के अंदर के हिस्से में घुस गया था। जैसे ही लैंडिंग व्हील खुले, फ्रैंक पहले ही मौके पर भाग निकला। उसी रात वह अपनी मां से मिलने गया, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि वह अपने नए परिवार के साथ खुशी खुशी बस गई थी और उसकी एक छोटी बेटी भी थी। कार्ल ने भापा फ्रैंक मां के पास हाथ लगाकर पकड़ा। वो 19 से छोटा। कार्ल चाहता था कि उसके साथ एक नाबालिग जैसा बर्ताव किया जाए, लेकिन सरकार इतने बड़े घोटाले के लिए सबसे कड़ी सजा चाहती थी। उन्होंने फैसला किया कि वह 10 साल तक जेल में सड़ेगा, बिल्कुल अकेला, बिना किसी से बात किए। एक दिन कार्ल उससे मिलने आया। क्योंकि फ्रैंक जैसी धोखाधड़ियां अभी भी हो रही थी, कार्ल ने उसे एक चेक दिखाया और उसकी राय मांगी। जैसे ही फ्रैंक ने उसे देखा, उसने समस्या पकड़ ली और कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। कार्ल को एहसास हुआ कि केवल फ्रैंक ही ऐसे अपराधों को रोकने में मदद कर सकता है। अगली बार कार्ल अपने साथ कुछ एफबीआई एजेंटों को ले आया। वे भी फ्रैंक के हुनर से प्रभावित हुए। धीरे धीरे कार्ल ने फ्रैंक को जेल से बाहर निकाला और उसे एफबीआई में नौकरी दे दी। फ्रैंक को अब दिन में 8 घंटे काम करना पड़ता था। जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया था, लेकिन अगर उसने फिर से भागने की कोशिश की तो उसे 50 साल की जेल की सजा होगी। फ्रैंक ने काम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह जल्द ही ऊब गया। उसने एफबीआई से अपने रिकॉर्ड निकाले और मिटा दिए। उस वीकेंड वह दूसरे देश भागने वाला था, पर कार्ल ने ही रोका और कहा, देखो, तुम अभी भी बच्चा हो, मौका लो, भागोगे तो उम्र कैद, तो माराओ। याद रखना, अब कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा है, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। फ्रैंक चला गया और सोमवार को कार्ल बेसब्री से इंतजार करता रहा। क्षण भर उसे लगा फ्रैंक फिर भाग गया है, पर फ्रैंक लौटा और अलग अलग मामलों पर शानदार ढंग से काम करने लगा। एफबीआई में नाम बनाने के बाद उसने कंपनी शुरू की जो बैंक धोखाधड़ी मिटाने पर काम करती थी। आखिर चोर पकड़ने में फ्रैंक से बेहतर कौन? ये एक सच्ची कहानी है जहां फ्रैंक आखिरकार सही तरीके से करोड़पति बन गया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और देखते देखते कहानी में खो गए तो कृपया हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियो लाते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।